नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने चैनल ज्ञानेश ऑनलाइन क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान सीरीज का आज पार्ट 4 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा था। जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, कृपया देख लें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि एक दूसरे से सारे कैसे हैं, कनेक्टेड हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट अधिनियम आया था, उसका नाम था 1786 का अधिनियम। सबसे पहले हम लोग इस अधिनियम की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। ये जो अधिनियम आया था, इसको आने का कारण क्या था? तो जब 1786 की अगर हम लोग बात करें तो इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे एडविन पिट्स। ये वही पिट्स महोदय थे जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए थे। अब 1786 में एक व्यक्ति था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, यानी कि जो बंगाल था उसका गवर्नर जनरल बन के आया, और ये 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। अब ये जो एक्ट है 1786 का जो अधिनियम है, ये किसके लिए लाया गया? कॉर्नवालिस के लिए या कॉर्नवालिस की वजह से ही आया भारत में। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण थे? अगर हम लोग कारण की बात करें तो पहला कारण क्या था? जब हमारे यहाँ एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया, उस समय जो कॉर्नवालिस महोदय थे ये यूएसए में थे, यानी कि कहाँ थे? अमेरिका में थे। अब हम लोग अगर आगे बात करें, ये अमेरिका में थे, ठीक है ना। जैसे भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, ठीक है, वैसे ही जो ब्रिटेन है उसके अन्य देशों पर भी क्या थे? अधिकार थे, औपनिवेशित राज्य थे। उसी में एक क्या था? आपका अमेरिका था। जैसे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, वैसे ही अमेरिका में भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। अब एक जो अमेरिका में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उस समय ये साहब जो कॉर्नवालिस महोदय थे, ये कहाँ थे? अमेरिका में थे। और एक युद्ध आता है, यॉर्कटाउन का युद्ध। यॉर्कटाउन का युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था ये अमेरिका में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ है कॉर्नवालिस और जॉर्ज वॉशिंगटन। आपको पता है ये जॉर्ज वॉशिंगटन थे, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, इस युद्ध में कॉर्नवालिस की हार हुई और जॉर्ज वॉशिंगटन क्या होते हैं? जीत जाते हैं या विजयी होते हैं। ठीक है ना। अब कोई भी चीज है, कोई भी युद्ध है या कोई भी कार्य है, आप अगर किसी कार्य को करेंगे तो उससे आपको सीखने को मिलता है। ये साहब युद्ध तो हार गए थे, लेकिन उनको सीखने को बहुत कुछ मिला। ठीक है, अब इनको सीखने को मिला और इनको वापस में जब ये ब्रिटेन पहुंचे और ब्रिटेन पहुंचने के बाद इन्हें भारत जाने का मौका मिला। इनसे कहा गया कि आप भारत जाएंगे और भारत में आपको गवर्नर जनरल बन के जाना है। ठीक है, ये बहुत विशेष व्यक्ति था, ठीक है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए इसने कुछ शर्तें रखी। क्योंकि यहाँ ये फेल हुआ था तो इस वजह से इसको ये पता था कि कौन कौन सी कमियां छूट गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए इसने कुछ शर्तें रखी और उन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए जो अधिनियम लाया गया उसी को बोला गया 1786, यानी कि 1786 का अधिनियम बोला गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या बातें इसने बोली, अब उनकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है ना, उस कंपनी में जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, उस गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में जो सदस्य लोग हैं, वो जो डिसीजन लेंगे विशेष परिस्थितियों में, वो उनके डिसीजन को अमान्य कर सके और अपना डिसीजन लागू कर सकता है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को न मानकर अपना निर्णय लागू करने का अधिकार दिया जाए। और ये अधिकार इनको जो मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? विशेष परिस्थितियों में मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। जब इनको
एक अधिकार एक्स्ट्रा मिल गया भैया कि अब ये जो है ये एक विशेष है, अगर इनका नहीं इनको समझ में आएगा कोई भी कानून या कोई भी बात, तो ये अपनी परिषद के फैसले को अमान्य कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार बात करेंगे परिषद की। हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था, और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। ठीक है ना, आपको बताया था मानसन, वारवेल, क्लेवेरिंग और फिलिप फ्रांसिस, इन 4 लोगों की नियुक्ति हुई थी। यही 4 लोग कोरम को पूरा करके कोई भी डिसीजन लेते थे जिसके तहत गवर्नर जनरल कार्य करता था। ठीक है, उसके बाद आया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें जो गवर्नर जनरल के सदस्य हैं इनकी संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अब गवर्नर जनरल इनकी परिषद के फैसले को निरस्त कर सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। इस तरह गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई थी। ये कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई थी। इसी में यह बोला गया था कि जो एक गवर्नर जनरल था वो शक्तिशाली गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत क्या बोला गया? एक शक्तिशाली गवर्नर जनरल बनाया गया। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बन के आया वो व्यक्ति कौन था? वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है ना, इसने ये कहा था कि हमको ऐसा अधिकार दिया जाए कि हम गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके फैसले को अमान्य करके अपना फैसला मनवाएंगे, तो वो भी इसको अधिकार दिया गया विशेष परिस्थितियों में। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था इसको प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, और प्रधान सेनापति के साथ किसको दी गई है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और यही जो था जिसको सबसे पहले इसकी जो नीतियां थी उसके तहत एक शक्तिशाली गवर्नर जनरल बनाया गया, और ऐसा गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस बना था। कौन बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस बना था। इसी को जो हम लोग बोलते हैं आजकल अपने भाषा में, जो प्रधान सेनापति शक्तियां, वीटो शक्तियां या वीटो पावर्स बोलते हैं, जो राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो उस समय किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी कि जिनकी परिषद जो भी फैसला लेगी उसको हटा के ये अपने फैसले को लागू करवा सकता है। अब हम लोग अगर कॉर्नवालिस की बात करें, ये जो कॉर्नवालिस है ये इतिहास की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, संविधान में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था 1786 एक्ट में, लेकिन इतिहास में इसके बारे में बहुत कुछ है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें स्थायी बंदोबस्त, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने करवाई? तो आप बताओगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाई। ठीक है ना, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने करवाई? भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने करवाई? तो भी कॉर्नवालिस ने करवाई। ठीक है ना, भारत में जो जिले थे, जिलों का जो कार्य था वो कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, ये कहा गया। जिलों का कार्य कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, कॉर्नवालिस ने ऐसा करवाया। ठीक है ना, फिर इन्होंने क्या दिया? एक सिद्धांत दिया था इस जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे बोला गया था कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड या शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, इन्हीं ने थानों की स्थापना करवाई थी, जिलों में थानों की स्थापना करवाई थी, और इसी में जो अधिकारी था मेन वो कौन था? दरोगा था। ठीक है, कॉर्नवालिस महोदय के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे किसके बीच हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और ये जो युद्ध हुआ था ये श्रीरंगपट्टम संधि, श्रीरंगपट्टम संधि के साथ समाप्त हुआ था। उसके बाद ये वापस चला गया था 1793 में, और 1793 में वापस जाने के बाद ये 1805 में दोबारा
गवर्नर जनरल बनकर आया। ठीक है, कब आया? 1805 में। अब 1805 में ये दोबारा आया, तो 5 अक्टूबर 1805 को इसकी तबीयत खराब हुई, बीमार हो गया ये, ठीक है ना। और बीमारी के चलते इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु हुई कहाँ? गाजीपुर। और ये गाजीपुर वर्तमान समय में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और यही गाजीपुर में इसका क्या बना हुआ है? मकबरा। तो हम लोग कह सकते हैं जो कॉर्नवालिस है इसका मकबरा कहाँ बना है? गाजीपुर में बना है, ठीक है ना। अब ये इस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके संरक्षण में है, ठीक है। तो इन जितने भी विषय, जितने भी कार्य कॉर्नवालिस महोदय ने किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में। इनके जितने भी टॉपिक्स हैं, विषय हैं, इनके ऊपर हम लोग इतिहास जब पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, तब इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द लाइव क्लासेस ले सकें, ठीक है। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से और डिटेल में मिल सकें, ठीक है। अब इसके बाद जो अधिनियम आएगा वो है आपका 1793 का अधिनियम। अब हम लोग बात करेंगे 1793 का जो अधिनियम आया था। ये 1793 का अधिनियम था। ये 1793 का अधिनियम क्यों आया? सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं। हम लोगों ने बात की थी पहला अधिनियम कौन सा था? 1773 का अधिनियम था। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, इसमें ये कहा गया था कि जो कंपनियों का व्यापारिक अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको 20 वर्ष तक बढ़ाया गया था। कितने वर्ष तक बढ़ाया गया था? 20 वर्ष तक। अब अगर हम लोग 1793 में 20 जोड़ेंगे तो 1773 में अगर हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1793। तो ये जो 1793 का एक्ट आया था, इसलिए आया था पहली बार तो इसके कंपनी के कार्यों का विश्लेषण करने के लिए, यानी कि क्या काम कर रही है कंपनी। अब इसी के तहत सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसके व्यापारिक अधिकार को इसके व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था 1784 का अधिनियम, पिछले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। इस अधिनियम में ये कहा गया था जो नियंत्रक मंडल है और निदेशक मंडल है, इनको अलग अलग किया गया था, ठीक है ना। तो जो नियंत्रक मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, तो उनको जो वेतन देने का काम किया गया वो भारतीय राजस्व से किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1793 अधिनियम के तहत। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कही गई। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, ये था नियंत्रक मंडल। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। ये जो नियंत्रक मंडल था, इसमें 6 सदस्य थे, ठीक है ना। इनका जो अध्यक्ष होता था वो जो ब्रिटेन मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, तो इनका जो अध्यक्ष था किससे था? ब्रिटेन मंत्रिमंडल से था। अब ध्यान से सुनना भैया। अब ये जो सदस्य थे ये नियंत्रण रखे हुए थे, ठीक है ना। ये जो सैन्य और राजस्व का काम था वो किसके पास था? इन्हीं के पास था, ठीक है। ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य ये रहते कहाँ थे? ब्रिटेन में रहते थे। लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया गया कि जो इनको वेतन मिलेगा तो ये वो किससे मिलेगा? भारतीय राजस्व से मिलेगा, जिसका कि हमारे यहाँ बहुत अधिक विरोध हुआ, ठीक है ना। और सबसे अधिक इसका विरोध जो करने वाले थे उनमें एक नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी, ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हीं को कहा जाता है द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्हीं ने एक सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत था इसी में ये बताया गया था कि जो भारत का पैसा है, जो भारत का रुपया है, ठीक है ना, किसका? भारत का, ये किस प्रकार यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है।
तो एक चीज समझ में आई कि जो नियंत्रक मंडल के सदस्य हैं उनको पैसा कौन देगा, तो भारत देगा और भारतीय राजस्व दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आई। ये रहते कहाँ थे? ब्रिटेन में रहते थे। ठीक है, अब वहां से ये किसके सदस्य थे? नियंत्रक मंडल के सदस्य थे। ठीक है, अब ये सारा काम ब्रिटेन के लिए करते थे। फिर भी इनको वेतन देने की बात किससे आई? तो भारतीय राजस्व से आई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसको लाने का कारण क्या था कि जो व्यापारिक अधिकार था वो 1773 में बना था, 20 साल के लिए, उसको समाप्त हो रहा था, इसके लिए लाया गया। तो 1793 में लाया गया, फिर से ये 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद उन्होंने पढ़ा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है उसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कही गई। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या था? अब तीसरा पॉइंट ये कहा गया जो कॉर्नवालिस था उसको जितनी शक्तियां व्याप्त थी, तो कॉर्नवालिस के बाद ये क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कॉर्नवालिस के बाद जो भी गवर्नर जनरल बन के आएंगे, जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उनको भी वही शक्तियां एवं अधिकार मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। ये एक प्रावधान किया गया 1793 का जो 1793 का जो अधिनियम था या चार्टर एक्ट था उसमें। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा जो कॉर्नवालिस के पास जितनी भी शक्तियां और अधिकार हैं, अब कॉर्नवालिस के बाद जो भी गवर्नर जनरल बनकर आएगा, बंगाल का जो भी गवर्नर जनरल बन के आएगा उसको भी उतनी ही शक्तियां और अधिकार दिए जाएंगे जितने की किसके पास थे? कॉर्नवालिस के पास थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो कानून है, ठीक है ना, उसकी व्याख्या करने के लिए न्यायालय को अधिकार दिया। तो जो कानून था, कानून की व्याख्या करने के लिए न्यायालय को अधिकार दिया। अब ये कहा गया कि जो कानून और विनिमय या विधियां बनाई जाएंगी, ठीक है, उनको व्याख्या करने का काम किसका होगा? तो न्यायालय का होगा। न्यायालय उनको बताएगा कि जो कानून है, अधिनियम है जो बनाए गए हैं, ये किसके लिए और ये क्या है और कैसे बनाए गए हैं। ठीक है ना, इनका अर्थ क्या है, इन सब के बारे में जो अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया? न्यायालय को दिया गया। ठीक है ना। बाद बाकी इसमें बहुत कुछ है, इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में एक एक कैसे नगर पालिका बनाई गई थी 1793 में। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। इतिहास के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन संविधान के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या हमें याद रखना है कि जो व्यापारिक अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कब बढ़ाया गया? 1793 में। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है, नियंत्रक मंडल जो है, इसके सदस्यों को वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की कॉर्नवालिस के बाद जितने भी गवर्नर जनरल बन के आएंगे उनको भी वही शक्तियां और अधिकार मिलेंगे जो किसको मिले थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले थे। उसके बाद बताया गया कानून और अधिनियम और जो भी विधियां वगैरह थी उनकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया? न्यायालय को दिया गया। अब यहाँ पर शक्तियों को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, अब 20 वर्ष के बाद नेक्स्ट अधिनियम आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे 1813 का एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग बात करते हैं 1813 चार्टर एक्ट। 1813 चार्टर एक्ट क्या आया, इसका बैकग्राउंड क्या था? सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, एक अधिनियम आया था 1773 में जिसे बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें यह कहा गया था जो कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार है उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अब 20 वर्ष बढ़ने के बाद जो दोबारा अधिनियम आना था वो आना था, कब आया था? 1793 में आया था। अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। इसके में भी कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब जो अधिनियम आया वो कब आया? 1813 में। ये जो 1813 में अधिनियम आया इसी को 1813 का अधिनियम या 1813 का चार्टर एक्ट कहा गया। अब इसमें जो प्रावधान किए गए उसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे दो कारण थे। एक तो कारण था नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। ये जो नेपोलियन था, ठीक है, ये एक कारण था। ठीक है, इसने क्या प्रावधान किया, ध्यान समझिएगा। ये जो नेपोलियन था ये फ्रांस से था और फ्रांस के बाद ये धीरे धीरे करके इसने यूरोप में जीतना प्रारंभ किया। ठीक है ना, फ्रांस, जर्मनी, बेलारूस, यूक्रेन, ये जो हिस्सा था फ्रांस का, इसको इसने क्या कर लिया? जीत लिया। जीतने के बाद इसका जो विरोधी था वो कौन था? ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो इसका क्या था? विरोधी था। ठीक है, ये बात है 1813 से पहले की। ठीक है, अब जो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की,
इसको तो एकाधिकार प्राप्त था। जो एकाधिकार था कहाँ से था? भारत से व्यापार करने का, ईस्ट से व्यापार करने का। और जो कंपनियां थी, जो 1688 में जो ब्रिटेन में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति इसको बोला गया, ठीक है। ये ब्रिटेन में हुई थी। इसके बाद बहुत अधिक उद्योगों का निर्माण हुआ, जिसके तहत क्या हुआ कि बहुत ज्यादा सामान बनने लगा, ठीक है। ये जो सामान ये लोग बनाते थे, ये यूरोप में व्यापार करते थे। जो अन्य कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ व्यापार करती थी? भारत में और इसके आसपास जो वेस्ट इंडीज, जो इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ व्यापार करते थे ये लोग, ठीक है। अब जब नेपोलियन का अधिकार हो गया यूरोप के बहुत सारे भागों पर, तब इसने क्या किया कि जो और यूरोपों की, जो इंग्लैंड की कंपनियां हैं, उनको व्यापार से हटा दिया। अब उनको भी व्यापार करना था, ठीक है ना। अब उनको व्यापार करना था, इसलिए इसका एकाधिकार समाप्त करना आवश्यक था कि भैया आप एकाधिकार समाप्त करोगे तभी और कंपनियां भारत जाके व्यापार कर सकती हैं। तो एक तो ये पॉइंट रहा। दूसरे थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ये जो एडम स्मिथ हैं, इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता, ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूंजीवादी विचारधारा से थे, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि बाजार में जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा, बाजार में जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उतना ही अच्छा है बाजार के लिए, ठीक है ना, या उतना ही अच्छा है। तो एक तो इन्होंने कहा प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा मतलब जितनी अधिक कंपनियां होंगी उतनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। इनकी बात पूरा यूएसए वगैरह उस समय जो भी और देश थे वो सब इस चीज को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसके तहत ब्रिटेन ने भी इसको फॉलो किया और ये कहा कि जो कंपनी है उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया। पहला पॉइंट क्या है? एकाधिकार समाप्त। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, ठीक है, एक बार हम लोग रिकैप कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसा कि आपको पहले दूसरे वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? तो ये बनी थी 31 दिसंबर 1600 को बनी थी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो कब आई? 1608 में आई, ठीक है। 1608 में आने के बाद इसने युद्ध वगैरह लड़े, ठीक है। युद्ध लड़ने के बाद इसने जो एक और आता है सूरत, अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके जो व्यापारिक अधिकार था उसको बढ़ाया गया था 1773 में 20 वर्षों के लिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ाया गया 1813 में 20 वर्षों के लिए, ठीक है। उसके बाद अब 1813 के बाद 1833 में, ठीक है। ये हम लोगों ने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जो एलिजाबेथ प्रथम थी उन्होंने 15 वर्ष का एकाधिकार दिया था, उसके बाद से कितना बढ़ा? 20-20 वर्ष के बढ़ाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय, ये जो दो अधिकार थे, ये इनका एकाधिकार बनाए रखा गया। किसका किसका? एक तो चीन से जितना भी व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और उसके बाद चाय का जितना भी व्यापार है भारत के साथ या चीन के साथ, वो पूरा का पूरा व्यापार कौन करेगा? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बाद बाकी व्यापार के लिए ब्रिटेन से या जो यूनाइटेड किंगडम है वहां से अन्य कंपनियां भी आकर व्यापार कर सकती थी, ठीक है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर प्रशासन का भी कार्य कर रही थी, ठीक है, और साथ साथ व्यापार का भी कार्य कर रही थी। एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 चार्टर एक्ट के तहत, पहला काम किया गया ये, ठीक है ना। इसके बैकग्राउंड की क्या कहानी थी हम लोगों ने जान ली। अब जैसे ही एकाधिकार समाप्त किया गया वैसे ही क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां भारत आई अपना व्यापार करने। अब उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर। क्या प्रभाव पड़ा? ये लोग यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ठीक है ना, और वहां अपना जो भी सामान बनाते थे उसको बेचते थे, और बेचने के लिए भी कहाँ लाते थे? तो भारत लेके आते थे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे एकाधिकार समाप्त हुआ तो चीन से और अधिक कंपनियां आई, ठीक है, कि अब भैया हम भी व्यापार करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी विदेशी लोग आएंगे या विदेशी कंपनियां आएंगी उनके लिए लाइसेंस आवश्यक कर दिया, ठीक है ना। यानी कि विदेशी कंपनियों के व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। अब इन्होंने लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम बढ़ गया, तो बढ़ने से तात्पर्य क्या था कि जो भी आएगा, किसको कैसे व्यापार करवाना है, कैसे करना है, वो सारा अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। क्योंकि भारत पर प्रशासनिक अधिकार भी किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ये भारत पर प्रशासन कर रही थी, इसलिए ये नियम बनाती थी कि कौन सी कंपनी आएगी, कैसे व्यापार करेगी, क्या क्या प्रावधान रहेंगे, सारे कौन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। अन्य कंपनियां भी भारत आई व्यापार करने के लिए। अब इनको आवश्यकता पड़ी और बहुत सारे लोगों की, ठीक है ना, किसकी आवश्यकता पड़ी? बहुत सारे लोगों की। अब इनको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी, वो भी कैसे? क्लर्कियल लोग, जो इनका काम छोटा मोटा कर सकें, ठीक है। अब काम छोटा मोटा कर सकें से मतलब क्या था? जो काम करने के लिए अगर ये ब्रिटेन से लेके आएंगे, दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी? अगर ये ब्रिटेन से लेके आएंगे काम करने के लिए, ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा सैलरी लेगा, वहां से यहाँ आएगा, रहेगा, बहुत सारा खर्चा होगा उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया था? ऐसे बंदे हम भारत में ही बनाएंगे जो हमारा काम कर सकें। और इसी के लिए इन्होंने क्या कहा कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया, ठीक है। प्रतिवर्ष कितने रुपए? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। और ये कोई भारतीय शिक्षा पर नहीं था, जो सोचने में लगता है कि ये लोग हाँ भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनका ये मंशा थी कि हम जो लोग क्लर्क ग्रेड के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भारत में ही बना सकें, उनको हमें कम सैलरी देनी पड़ेगी और आराम से वो दब के काम करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या दिया? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या था? भारत में आपको पता है धर्म को लेके बहुत सारे विवाद रहते हैं। ये विवाद तभी से उत्पन्न हुए, उनका जो जड़ है वो कौन लेके आया? ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई, या हम कह सकते ब्रिटेन वाले लेके आए। पहले हम लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। अब रहने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? पहले हिंदू मुस्लिम जो भी थे वो रहते थे यहाँ पे, जैसे भी थे, ठीक है ना। ये क्या किया इन्होंने? क्या किया? ईसाई जो लोग थे, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। यानी कि भैया आप भी आओ और आप आके क्या करो? धर्म प्रचार करो, ठीक है। पहले दो लोग तो पहले से थे जो विवाद में मतलब थे, हिंदू मुस्लिम। अब इन्होंने तीसरा और एंटर करवा दिया। कौन करवा दिया? ईसाई मिशनरियां भी भारत में आए और आने के बाद क्या करें? अपना धर्म का प्रचार करें और धर्म परिवर्तन की बात कहें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्वायत्तशासी संस्थाओं को कर रोपण की शक्ति दी गई, ठीक है ना। जो स्वायत्त शासी संस्थाएं थी, ऑटोनोमस जो संस्थाएं थी, उनको भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया या शक्ति दी गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये अधिनियम कब आया? 1813 में आया। इसके तहत भी क्या किया गया? जो 20 वर्षों के लिए, ठीक है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत पर राजस्व का अधिकार जो था भारत की प्रदेशों पर, उनको बढ़ा दिया गया। यानी कि 20 वर्ष के लिए राजस्व का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। अब 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, तो 20 वर्ष बाद अगर बढ़ाया जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा? 1833। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की या अधिनियम की, ठीक है। एक बार हम लोग इसके बारे में दोबारा से बात करते हैं। 1813 में क्या हुआ? एकाधिकार समाप्त किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन चीन और चाय के साथ जो व्यापार था वो बना रहा, ठीक है। उसके बाद विदेशी कंपनियां भारत आएंगी। अब एकाधिकार समाप्त हुआ है, तो अगर वो भारत आएंगी तो उनके लिए क्या जरूरी हो गया? लाइसेंस। अब भारत पर प्रशासन करने का भी काम ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तो लाइसेंस देने का भी काम किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहने के लिए एकाधिकार समाप्त हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इसका दृष्टिकोण जो था बहुत गलत था और बहुत प्रभावशाली था।
इसी एकाधिकार के समाप्त होने के कारण भारत का जो कपड़ा उद्योग था उसको बहुत अधिक नुकसान पहुंचा और वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। ठीक है ना, इसकी कहानी हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, कैसे था आपको पता है। ईसाई मिशनरियां भारत आकर धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है ना, इसके पीछे भी इनका एक विशेष कारण था। ठीक है, स्वायत्त शासी संस्थाओं को कर रोकड़ की शक्ति दी गई और 20 वर्षों के लिए जो राजस्व का अधिकार है, ये राजस्व का अधिकार किस पे था? भारतीय प्रदेशों पर था। भारतीय प्रदेशों, ये जो भारतीय प्रदेश थे ये कौन से थे? जो ब्रिटिश प्रांत जिनको हम लोग बोलते थे वो वाले थे। इन पर जो अधिकार था वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मित्रों, आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे कि बहुत जल्द हम लोग लाइव पढ़ सकें। और आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, जीके जीएस में कैसे करना है आपको सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना, सीरियल से पढ़ाई जाएंगी और आप एक बार सीरियल से सारी चीजें समझने की कोशिश करिए। जिसको भी याद नहीं होता है 1 से 2 बार वीडियोस को देखिए, आपको कहानी की तरह जैसे रील चलती ना पिक्चर में, वैसे सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।